नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सभी का साधना आईएएस के इस ऑनलाइन कक्षा कार्यक्रम में। दोस्तों, दो प्रश्न पर हम लोग विचार कर रहे थे। एक तो रीति काव्य धारा की विशेषताओं को लेकर के, और जो दूसरा मुद्दा था कि रीतिकालीन कविता के आस्वादन के क्या प्रतिमान हो सकते हैं। रीतिकालीन कविता को समझने, उन्हें पढ़ने के लिए, उनमें अवगाहन करने के लिए, उनमें डूबने के लिए, उसके अर्थ को समझने के लिए किन तत्वों की आवश्यकता पड़ती है, इस पर हम लोग बात विचार करें। उससे पहले ज़रा अगले दो प्रश्नों को लिख लीजिए। पहला प्रश्न है, जो लोग बीपीएससी दे रहे हैं और आईएएस या यूपीपीसीएस दे रहे हैं, उनके लिए तो ये है ही। बीपीएससी में भी ये बड़ा कारगर होता जा रहा है प्रश्न, क्यों भक्ति काल को स्वर्णिम युग कहा गया, या भक्ति काल स्वर्ण काल क्यों है। जाहिर सी बात है, जॉर्ज ग्रियर्सन ने ये स्टेटमेंट जारी किया था। बहुत सी बातों पर विचार करके इसको लिखिएगा। साहित्यिक दृष्टिकोण से, सामाजिक दृष्टिकोण से, भाषाई दृष्टिकोण से, लोक चेतना के दृष्टिकोण से। प्रेम अपने आप में केंद्रीय तत्व रहा है भक्ति काल में। समन्वयवादी चेतना को लेकर के, शोषितों पीड़ितों की मुक्ति को लेकर के, सामंती जड़ताओं के विरोध को लेकर के, नारी उत्थान को लेकर के, पहली बार नारी सशक्तिकरण का दृष्टिकोण भी आप यहाँ देख सकते हैं। नारी को कुछ कवियों ने तो माया मान लिया, लेकिन बहुत से ऐसे सगुणपंथी रचनाकार थे जो नारी को माता के रूप में देख रहे थे, नारी को दाम्पत्य जीवन से जोड़कर देख रहे थे, नारी की पुनर्प्रतिष्ठा कर रहे थे। कई ऐसी बातें जिनको सोच समझ करके ही आप इस उत्तर को लिख सकते हैं। इसलिए इसे हल्के में मत लिखिएगा कि एक ईसाई आलोचक ने लिख दिया, अंग्रेजी आलोचक ने लिख दिया, तो कहीं गलत तो नहीं लिख दिया। बात तो बहुत जायज़ थी इनकी कि भक्ति आंदोलन या भक्ति काल हिंदी साहित्य का स्वर्णिम युग रहा है। इतनी बातों को मिला के लिखिएगा, अच्छा उत्तर होगा। दोस्तों, इधर एक दूसरे प्रश्न पर जो साहित्य इतिहास से ही रहा है। देखिए, इस पूरे सप्ताह को साहित्य इतिहास से जोड़ रहे हैं हम लोग। फिर होली के बाद जब हम लोग देखेंगे, याद रखिए होली के लिए 2-3 दिन तक क्लास अपनी नहीं रहेगी। इसलिए नहीं रहेगी क्योंकि उस पर कोई सफाई देने की ज़रूरत नहीं है। होली के बाद जब हम लोग आएंगे तो फिर एक सप्ताह पूरी तरह कविता पे चलेंगे, उसके अगले सप्ताह पूरी तरह भाषा खंड पे, और फिर गद्य। अब आप लोग देख रहे होंगे कि धीरे धीरे आपका जो कोश है वो भरता जा रहा है, और सच पूछिए तो आप लोगों को पाकर मेरी झोली भरती जा रही है। कई प्रकार से आप लोगों ने अनुग्रहित किया है, आपका एहसानमंद हूँ। आपने जो प्यार दिया है, जिस तरीके से आपने प्रसार किया है, जिस तरीके से मेरी क्लास को आपने सराहा है, प्रोत्साहित किया है मुझे, और तो और YouTube के माध्यम से आप लोगों ने जिस तरीके से क्लास को शेयर किया है, सब्सक्राइब किया है, सच पूछिए तो मैं ऋणी हूँ। आपने एहसान के बोझ तले दबा दिया है, और जो आपने स्नेह दिया है उसका कर्ज तो मैं नहीं लौटा सकता, लेकिन आपकी सफलता में एक पायदान बनकर, आपकी उंगली पकड़कर ज़रूर चाहूँगा कि आपने जो कुछ किया उसके एवज में मैं भी कुछ कर सकूं। हालांकि आपने जो किया है वो मैं चुका नहीं पाऊँगा। दोस्तों, दूसरा एक प्रश्न विचार कीजिएगा। साहित्य इतिहास से ही बहुत संभावनाएं बन रही हैं, और वो ये कि भारतेंदु युग और द्विवेदी युग का अंतर। याद रखिए, आईएएस में नहीं है द्विवेदी युग, परंतु इसका अर्थ ये नहीं कि आप द्विवेदी युग को नज़रअंदाज करके चल देंगे। द्विवेदी युग का योगदान पूछा जाता है खड़ी बोली के क्षेत्र में, व्याकरण के क्षेत्र में, कई प्रकार से महत्वपूर्ण है। तो भारतेंदु युग, द्विवेदी युग, बीपीएससी देने वालों ज़्यादा आप ध्यान रखिएगा, सजग रहिएगा। और आईएएस और यूपीएससी देने वालों, यहाँ तक कि झारखंड देने वालों, जेपीएससी, कृपा करके आप भी इन दोनों मुद्दों को ढंग से लिखने की कोशिश कीजिए, नहीं तो फिर हम बात करेंगे।
दोस्तों, तो ये दोनों प्रश्न हैं जो आगे के विचार के लिए हैं आपके। पिछले जो प्रश्न थे, एक तो दोस्तों रीतिकाल की विशेषताएं। बार बार आपको एक बात कहता हूं कि किसी भी काव्य धारा की जब विशेषता लिखी है तो याद रखिए विशेषता के दो पार्ट होंगे, क्योंकि कोई भी कविता या कोई भी कालधारा, कोई भी साहित्यिक आंदोलन जब उसकी चर्चा करें तो उसके दो भाग करें। भाई, विशेषता लिखने में एक भाव पक्ष और एक शिल्प पक्ष, यदि आपने इन दोनों को ढंग से नहीं लिखा तो याद रखिए कि आपका उत्तर बहुत उपयोगी नहीं होगा अंकों की दृष्टि से। भाव पक्ष में जब आप लिखें तो आप सब लोग, मैंने देखा कि जितनी कॉपी आई है मेरे पास, बहुत बढ़िया लिखा है आपने, कई लोगों ने तो वाकई कमाल किया है। लेकिन ज़्यादातर कॉपी में देख रहा हूँ लौकिक श्रृंगार की चर्चा। अरे तो वो है क्या? उसको साफ साफ लिखिए तो समझ में आएगा कि वह लौकिक श्रृंगार ही क्यों है, वह क्यों स्थूल श्रृंगार है, क्यों उसमें शरीर का मांसल चित्रण है, क्यों ऐहिकता मूलक दृष्टिकोण है, क्यों वासनात्मक श्रृंगार है। आपको लिखना पड़ेगा कि सामंती दरबारी परिवेश में चूँकि भोग विलास मूलक परिस्थितियाँ थीं, सामंती दरबारी प्रयोजनों के अनुरूप दरबारी रचनाकारों ने अपने शासकों के मनोरंजन के लिए नायिका भेद का प्रयोग किया, नायिकाओं के अंग शोभा वेशभूषा चित्रण का प्रयोग किया, नक्सिक वर्णन का प्रयोग किया। चूँकि शासकों की काम लिप्सा की पूर्ति के लिए उन्होंने ऐसी रचनाएं लिखीं जो कुछ हद तक अश्लील और फूहड़ भी थीं, जिसमें नायिकाओं की अर्धनग्न देह का ही चित्रण प्रबल था। उस कविता में अनुभूति का लेना देना नहीं था, कविता वो सजावट की वस्तु थी, उस कविता का उद्देश्य ही अभिव्यक्ति कौशल था। ऐसे में शासकों सामंतों के मनोरंजन के लिए श्रृंगार की चर्चा की गई, लेकिन यह जो श्रृंगार है वह रीति काल का श्रृंगार है, ना कि भक्ति काल का। भक्ति काल की श्रृंगारिकता रहस्यात्मक थी, आध्यात्मिक थी, उसमें वियोगात्मक चर्चा थी। चूँकि वियोग परक श्रृंगार जो है वो परिपक्व होता है, भावनात्मक होता है। भक्ति काल के कवियों ने सामंती दरबारी परिवेश के विरोध के लिए वियोग मूलक श्रृंगार का चित्रण किया, रहस्यात्मक आध्यात्मिक श्रृंगार का चित्रण किया। उन्होंने सामंती भोग विलास का विरोध किया, इसीलिए भावनात्मक श्रृंगार का चित्रण किया। लेकिन ये रीतिकाल के कवि थे, यहाँ हरम व्यवस्था थी, अंतःपुर रनिवासों की व्यवस्था थी, असंख्य नायिकाएँ थीं, बहुविवाह जैसी प्रथा थी, बहुपत्नित्व परंपरा थी। ऐसे में शासक के भोग विलास मूलक दृष्टिकोण को प्रस्तुत करने के लिए रीतिकाल के रचनाकारों ने ऐहिक मूलक श्रृंगार का चित्रण किया। अब सिर्फ लौकिक श्रृंगार लिख देंगे तो बात थोड़ी हजम नहीं होगी दोस्तों। क्यों? क्योंकि कोई चीज़ जब लौकिक हो जाए तो याद रखिए उसमें जन सामान्य की भावनाएं भी होती हैं। क्या रीतिकाल की कविता पूरी तरह जन सामान्य के लिए लिखी गई थी या जन सामान्य की उपेक्षा थी? जाहिर सी बात है कि कविता यदि अभिजात्य मूलक थी तो उसमें जन सामान्य की उपेक्षा थी। अब यदि जन सामान्य की उपेक्षा थी तो जाहिर सी बात है कि कविता का जो संस्कार था वो अभिजात्य मूलक था, शासक सामंत को खुश करने के लिए था, इसलिए उसकी भाषा जन सामान्य से परे थी। उस कविता में लोक चेतना नहीं, वह अभिजात्य विशिष्ट चेतना की कविता है। इसलिए कविता की भाषा भी अलंकारिक है, उसमें लाक्षणिकता का प्रयोग है। यदि गौर करें तो कविता ध्वन्यात्मक है, यदि गौर करें तो कविता अप्रस्तुत विधानों से भरी हुई है। अब ऐसे में जब कविता खुद ही लोक चेतना से कटी हुई है और तब आप लिख रहे हैं कि श्रृंगार जो है वो लौकिक है, तो ये जाहिर सी बात है कि कोई रटा रटाया फॉर्मूला है, या किसी शिक्षक की बात हम लोग शायद समझ न पाए हों, शिक्षक ने समझाने की कोशिश की हो। निश्चित तौर पर लौकिक जगत की ही उसमें चर्चा है, नायक नायिका की चर्चा है।
शरीर के अंगों उपांगों की चर्चा है। लेकिन उस श्रृंगार को लौकिक कह देना कहीं ना कहीं एक प्रकार से उपेक्षा होगी जो मूल रूप में कविता थी। इसीलिए उस श्रृंगार को कहिए कि वह पूरी तरह स्थूल श्रृंगार है, संयोग मूलक श्रृंगार है। यदि कहीं वियोग है भी तो उसका भी उद्देश्य कहीं ना कहीं संयोग के गंभीर रूपों को दर्शाने के लिए है। जाहिर सी बात है कि वो क्षणिक श्रृंगार है, वासना की पंकिल जमीन तैयार करने वाला श्रृंगार है। उस श्रृंगार का एक ही मतलब है, रीतिकालीन कविता में जो प्रेम है, श्रृंगार का स्थायी भाव प्रेम, वह पूरी तरह से वासनात्मक है। देखा जाए तो वह रूप की प्यास से शुरू होता है प्रेम और यौन तृप्ति में खत्म होता है। दैहिक घर्षण के अलावा वो प्रेम कुछ और नहीं है। देखा जाए तो रीतिकाल के जितने भी रचनाकार रहे हैं अपनी प्रतिभा का अधिक हिस्सा खर्च करते हैं ऐसे स्थूल मांसल शारीरिक श्रृंगार के चित्रण में, वासनात्मक क्षणिक श्रृंगार के चित्रण में। इसलिए आप कह सकते हैं कि बिहारी जैसे कवियों ने जिस प्रेम का या श्रृंगार का चित्रण किया वह चौगान का खेल है, वह धूर्तता, चतुराई और छल पर आधारित है। उसमें त्याग नहीं है, उसमें समर्पण नहीं है। जैसा कि घनानंद ने लिखा, तुम कौन धौपाटी पढ़े हो लला, मन दे हूँ पहले हूँ मन ले हूँ पै दे हूँ छटाक नहीं। उन्होंने लिखा कि यह प्रेम का पंथ कराल महा, तलवार की धार पे धावनो है। उन्होंने लिखा, अति सूधो स्नेह को मार्ग है, जहाँ नेकु सयान अप बांक नहीं। समझने लायक है कि रीतिकाल की ही एक धारा थी रीति मुक्त कवियों की, जिन्होंने इस प्रेम का जबरदस्त विरोध किया, इस श्रृंगार का। इसलिए उन्होंने स्पष्ट कर दिया, कहते हैं घनानंद, लोग हैं लागी कवित बनावत, मोहि तो मेरो कवित बनावत। यानी रीतिकाल के जो दरबारी रचनाकार थे वो तो बनी बनाई कविता लिख रहे थे, अभिव्यक्ति कौशल की कविता लिख रहे थे। श्रृंगार को दर्शाने के लिए वास्तव में उनकी जो कविता है एक अभिसारिका बन कर के आती है। वह प्रदर्शन धर्मी कविता है, वह सौंदर्य धर्मी कविता है। उस कविता का उद्देश्य ही सजावट है, दरबारों में सजी संवरी कविता है। उसमें भाव नहीं है, उसमें अनुभूति नहीं है, उसकी जगह अभिव्यक्ति है, उसमें कलात्मकता है, उसमें अलंकारिकता है, उसमें चमत्कार है। इसीलिए आचार्य शुक्ल विवश होकर के लिख देते हैं कि केशव दास जी कठिन काव्य के प्रेत थे, क्योंकि इतनी ज़्यादा उनमें अलंकारिकता है। और बिहारी के विषय में उन्होंने लिखा कि बिहारी में अलंकार और चमत्कार इतना भरा हुआ है कि बिहारी की कविता में भाव की कमी है। बिहारी की कविता को उन पारखियों की नज़र से समझने लायक है जो हाथी दांत के छोटे टुकड़े पर महीन बेल बूटे देखकर घंटों वाह वाह किया करते हैं। बिहारी की कविता से उन्हें संतोष नहीं मिल सकता जो हृदय के अंतःस्थल पर मार्मिक प्रभाव चाहती हैं। तो देखिए, पहला ही पॉइंट आपने जो लिखा है श्रृंगार, उसको समझाना पड़ेगा। बेशक 4 लाइन में समझाइए, लेकिन जब तक नहीं समझाइएगा बात हजम नहीं होगी। इसलिए शुक्ल जी लिख पड़ते हैं कि रीतिकाल में जो श्रृंगार है वो धूर्तता, छल और चतुराई पर आधारित है। यानी जो प्रेम है उसमें नायिका भी कहीं ना कहीं छल से भरी हुई है और नायक भी कहीं ना कहीं इस फिराक में है कि कब वह नायिका को एकांत पाकर धर दबोचे। मानो वो जो प्रेम है वो उन्मुक्त है, वह लौकिक परंपराओं का विरोधी प्रेम रहा है, क्योंकि दरबारों में सजने वाला प्रेम है। और जाहिर सी बात है कि दरबार अभिजात्य मूलक है, नगरों में बसता है दरबार, वह ग्रामीण या लौकिक जीवन की उपेक्षा करने वाला दरबार है। निश्चित तौर पर प्रेम है तो मध्यम वर्गीय, लेकिन उस प्रेम का जो जुड़ाव है वह स्वच्छंद है, उन्मुक्त भोग है, वो उसमें कोई रुकावट नहीं चाहिए। इसलिए बिहारी लिखते हैं कि दई नई यह रीति, दृग उर्झत टूटत कुटुम, जुरत चतुर चित प्रीति, परत गांठ दुर्जन हिये, दई नई यह रीति। इसलिए लिखते हैं, कहत नटत रीझत खीझत, मिलत खिलत लजियात, भरे भवन में करत हैं नैनन ही सौ बात। सभा भरी है, भवन भरा हुआ है, लोग खचाखच भरे हैं, फिर भी प्रेम करने वाले 2 लोग।
उन्हें कोई बाधा महसूस नहीं होती। लौकिक समाज की नैतिकता की वो परवाह नहीं करते। उस सभा के मध्य भी दोनों नयन मटक्का कर लेते हैं। आंखों से ही प्रेम की सारी परिभाषा गढ़ दी जाती है। यहाँ समझिए, आंखें प्रेम का प्रस्ताव देती हैं, कहत, दूसरी तरफ आंखें प्रस्ताव को खारिज करती हैं, नटत, फिर आंखें मनाती हैं, रीझत, और फिर आंखें चिढ़ जाती हैं, खीझत, फिर थोड़ी देर बाद दोनों आंखें मिलती हैं, खिलत, फिर दोनों आंखों में प्रसन्नता और स्वीकारोक्ति का भाव आता है, और फिर एक लज्जा का भाव नायिका की आंखों में, भरे भवन में करत हैं नैनन ही सौ बात। तो इसका मतलब है दोस्तों कि जब भी ऐसी बातों को लिखें तो सोच समझ के लिखिए कि आप क्या लिख रहे हैं, क्योंकि जब तक आलोचकों की बातों को हम समझ नहीं पाएंगे उत्तर हमारा अधूरा होगा। तो रीतिकाल की विशेषता जब लिखें तो मान लीजिए आप पहली बात लिख रहे हैं कि रीतिकाल में श्रृंगारिकता या प्रेम का चित्रण। लिखिए, रीतिकाल की कविता का भी केंद्रीय विषय प्रेम है। क्यों? भक्ति काल की भी कविता का केंद्रीय विषय प्रेम है, लेकिन वहाँ प्रेम समन्वय पर आधारित है, लोक चेतना पर आधारित है। वह प्रेम सामंती समाज का विरोधी है, लेकिन यह प्रेम सामंती समाज के अनुकूल है। करेक्ट है दोस्तों। जब दूसरी विशेषता लिखिए रीति निरूपण, तो याद रखिए रीति निरूपण आपको जानना पड़ेगा कि रीति निरूपण है क्या। रीति निरूपण लक्षण, व्याख्या और उदाहरण, इन तीनों की परिपाटी है। अब इसको जब तक नहीं जान पाइएगा तब तक बहुत सी बातों को जोड़ नहीं पाइएगा। दोस्तों, कविता के अंग को काव्यांग कहते हैं। कविता के अंग को क्या कहते हैं? काव्यांग। जैसे रस, छंद, अलंकार, काव्य गुण, काव्य हेतु, काव्य दोष, काव्य प्रयोजन। कविता के इसी अंग को काव्य तत्व भी कहते हैं। क्या कहते हैं? किसी कविता के अंग या काव्यांग की परिभाषा देना। जैसे मान लीजिए रस की किसी ने परिभाषा दी, किसी ने अलंकार की परिभाषा दी। क्या? यद्यपि सुजाति सुलक्षणी सुवर्ण सरस सुब्रीत भूषण बिनु न विराजई कविता बनिता मीत, केशवदास। तो कविता के किसी अंग की परिभाषा देने को ही लक्षण या लक्षण ग्रंथ कहते हैं। बोलिए मेरे साथ, कविता के अंगों को काव्यांग कहते हैं। रस, छंद, अलंकार ये सभी काव्यांग हैं। कविता के इन्हीं अंगों की परिभाषा देने को लक्षण या लक्षण ग्रंथ कहते हैं। भाई, किसी चीज़ की परिभाषा देंगे तो क्या उसकी व्याख्या भी करेंगे? जब कोई रचनाकार काव्यांग की परिभाषा दे, उसकी व्याख्या करे और उसके लिए उदाहरण प्रस्तुत करे, तो ये तीनों परिपाटी मिलकर के रीति निरूपण कहलाती है। जो रचनाकार अपनी कविता में रीति निरूपण का पूरी तरह से अनुशासनबद्ध तरीके से, बंधे बंधाए तरीके से प्रयोग करते थे, उन्हें रीतिबद्ध रचनाकार कहते थे। जैसे मतीराम, केशव, जैसे भूषण, नाम सुना होगा, आचार्य देव। तो जो रचनाकार रीति निरूपण का कविता में निर्वाह करते थे, यानी लक्षण ग्रंथ, काव्यांग की परिभाषा देते थे, उसकी व्याख्या भी करते थे। उदाहरण जैसे मान लीजिए किसी ने नायिका की परिभाषा दी, ताते कामिनी एकै कहन सुनन को भेद, राचे पागे प्रेम रस मेटे मन को खेद। फिर नायिकाओं की व्याख्या भी की कि भाई नायिका मुग्धा है, मध्या है, प्रौढ़ा है। मुग्धा है तो उसमें क्या अज्ञात यौवना है या ज्ञात यौवना है। तो काव्यांग की परिभाषा की व्याख्या और फिर उदाहरण, इन तीनों परिपाटी का प्रयोग करना, अर्थात रीति निरूपण का प्रयोग करना। जो रचनाकार इनसे पूरी तरह बंधे थे वो रीतिबद्ध कहलाए।
जो रचनाकार जानते तो बहुत अच्छी तरह थे कि काव्यांग किसे कहते हैं, उसकी परिभाषा क्या है, लक्षण ग्रंथ किसे कहते हैं, यानी काव्यांग की परिभाषा कैसे देते हैं, व्याख्या कैसे करते हैं, उदाहरण कैसे देते हैं, यानी जो रीति निरूपण को बहुत अच्छी तरह जानते थे, फिर भी कविता में इनका बंधा बंधाया प्रयोग नहीं करते थे। जिन्हें सिद्धि हासिल थी लेकिन प्रयोग नहीं करते थे, उन्हें रीति सिद्ध कहा गया। एकमात्र बिहारी। किचन में देखिएगा, पिताजी को खाना बनाने बहुत अच्छी तरह आता है। ऐसे भी मर्द खाना बहुत अच्छा बनाते हैं। मर्द कंजूस नहीं होते हैं। पता चला कि महीने भर का तेल मसाला सब एक ही दिन टिका देते हैं तो खाना टेस्टी बनता है। महिलाएं खाना बनाने की कला जानती हैं क्योंकि उन्हें मजबूरन भी करना है, या सेवा भाव, ममता भाव, आप जो भी कह लीजिए। तो माँ का किचन में जाना बंधा बंधाया काम है। पिताजी जानते बहुत अच्छी तरह से, उन्हें सिद्धि हासिल है, लेकिन अपने से एक गिलास पानी भी नहीं लेते। तो रीति सिद्ध कवि जानते बहुत अच्छी तरह थे लेकिन प्रयोग नहीं करते थे। रीतिबद्ध जानते भी थे, प्रयोग भी करते थे। दोस्तों, एक तीसरी धारा थी रीति मुक्त। रीति मुक्त कवियों ने, जिन्हें रीति स्वच्छंद कवि भी कहा गया, ये ना तो जानते थे कि रीति निरूपण क्या है और ना अपनी कविता में प्रयोग करते थे। अर्थात ये लक्षण ग्रंथ नहीं लिख रहे थे बल्कि लक्ष्य ग्रंथ लिख रहे थे। लक्ष्य यानी सीधे कविता लिख रहे थे, अपने मौलिक भावों को व्यक्त कर रहे थे, अनुभूतियों को। तो पहली विशेषता श्रृंगारिकता, दूसरी विशेषता रीति निरूपण। अब देखिए, रीति निरूपण के माध्यम से आपने ये भी दर्शा दिया कि रीति निरूपण के आधार पर ही रीति काल के कवियों के 3 भेद किए गए, रीतिबद्ध, सिद्ध, रीति मुक्त। आप चाहें तो 2 लाइन में इनका अंतर भी स्पष्ट कर सकते हैं कि रीतिबद्ध, रीति सिद्ध दरबारी थे, रीति मुक्त गैर दरबारी थे। रीतिबद्ध, रीति सिद्ध श्रृंगार का संयोग मूलक चित्रण कर रहे थे, जबकि रीति मुक्त वियोग मूलक चित्रण कर रहे थे। रीतिबद्ध, रीति सिद्ध कवियों की कविता अभिव्यक्ति प्रधान थी, जबकि रीति मुक्त कवियों की कविता अनुभूति से सजी हुई थी, भाव प्रधान थी, मौलिक कविता थी। ये प्रेम की पीर धारा के रचनाकार थे। करेक्ट है। अब ऐसे ही मान लीजिए, एक तीसरी विशेषता अक्सर पूछ ली जाती है कि रीति काल के कवियों को आचार्य कहा जाए या कवि। दोस्तों, शुक्ल जी हैं, आचार्य द्विवेदी हैं, डॉक्टर बच्चन सिंह हैं, डॉक्टर नगेंद्र हैं, इन सब की अलग अलग मान्यताएं रही हैं। किसी ने रीति काल की कविता में यह मान लिया कि इसके जितने भी कवि थे वो आचार्य थे। जैसे बच्चन सिंह ने साफ साफ कहा कि ये कवि तो नहीं थे, आचार्यत्व के प्रति इनमें मोह था। और शुक्ल जी कहते हैं कि नहीं, ये सहृदय, भावुक और निपुण कवि थे। किसी ने माना कि ये आचार्य भी थे, कवि भी थे। अब इसका मतलब क्या होता है? आचार्य कहते हैं जो नए सिद्धांतों को जन्म दे। इसलिए आचार्य के 3 भेद किए गए, उद्भावक आचार्य, व्याख्याता आचार्य और कवि शिक्षक आचार्य। जो नए सिद्धांतों को जन्म दे, उद्भव, उद्भावक। जो सिद्धांतों की व्याख्या करे पहले से दिए गए, व्याख्याता। और जो ना तो सिद्धांतों को जन्म दे, ना व्याख्या करे, बल्कि समाज को, पाठकों को समझाए, शिक्षक का काम करे, कवि शिक्षक आचार्य। देखा जाए तो आचार्य द्विवेदी और आचार्य शुक्ल दोनों इस बात से सहमत थे कि रीति काल की कविता जो है वह शास्त्रीयतावाद का पुनरुत्थान है। आचार्य द्विवेदी इस बात को स्पष्ट स्वीकार करते हैं कि रीति काल के कवियों पर उत्तरकालीन संस्कृत आचार्यों का प्रभाव था। अब ऐसे में कहीं ना कहीं ये रचनाकार आचार्यत्व को भी महत्व दे रहे थे, कुछ नए सिद्धांतों को जन्म दे रहे थे। इसलिए एक प्रश्न और आता है रीति काल में केशव का आचार्यत्व, कि केशव ने कई सिद्धांतों को जन्म दिया। यदि आप देखें तो केशव अलंकारों की नई व्याख्या करते हैं,
कहते हैं कि भाई शब्दालंकार और अर्थालंकार दो ही अलंकार नहीं है, बल्कि सामान्य अलंकार भी है, विशिष्टालंकार भी है। ऐसे ही आचार्य देवदत्त देव हैं, जिन्हें हम लोग देव कवि कहते हैं। आचार्य देव ने एक 34वें संचारी, देखा जाए तो रस की जब आप चर्चा करेंगे तो उसमें कुल 33 संचारी भाव हैं। इन्होंने छल को 34वें संचारी की चर्चा की, 34वें संचारी के रूप में छल की चर्चा की। छल और भी कई रचनाकार थे, जैसे आचार्य राम सिंह थे, आचार्य जसवंत सिंह थे। किसी ने हास्य के भेद बताए तो किसी ने रति के भेद बताए। किसी ने कहा कि भाई शब्द शक्ति का यहाँ प्रयोग नहीं देखने को मिला। अब इससे एक और प्रश्न बनता है कि रीतिकाल की कविता की देन क्या रही है, रीतिकाल की कविता में कौन कौन सी नई चीज़ें उभर करके आईं। जैसे रीतिकाल में आप देखेंगे भक्ति की दो शाखाएं यहाँ और फैलीं, क्या क्या, रसिकोपासना और माधुर्योपासना। पिछली क्लास को ढंग से देखिएगा, उसमें ये बातें समझाई गई दोस्तों। लेकिन कुल मिला के इनका तो एक ही उद्देश्य था, अपने शासकों सामंतों का मनोरंजन करना। ऐसे में अगर ये सिर्फ सिद्धांतों को जन्म देते तो इनकी कविता जो है वो पिट जाती भाई, जबकि इनकी कविता हाउसफुल चल रही थी दरबारों में, टीआरपी बहुत ज़्यादा था दरबारों में। इसीलिए ये कुछ नए सिद्धांतों को जन्म देने के बाद भी मौलिक कविता का सृजन कर रहे थे। तो आप लिख सकते हैं कि रीतिकाल की तीसरी विशेषता, पहली विशेषता क्या है, श्रृंगार का चित्रण, स्थूल मांसल श्रृंगार है। हालांकि जो रीति मुक्त कवि थे इन्होंने वियोग मूलक श्रृंगार का चित्रण किया। दूसरी विशेषता क्या, रीति निरूपण। तीसरी विशेषता कि रीतिकाल के कवि आचार्यत्व और कवित्व दोनों के सामंजस्य को लेकर के चल रहे थे, यानी कुछ नए सिद्धांत भी आ रहे थे और मौलिक कविता भी लिखी जा रही थी। दोस्तों, यदि बात करें चौथी विशेषता के रूप में रीतिकाल की, तो आप देखेंगे कि रीतिकाल में कहीं ना कहीं वीरता का भी चित्रण है, कहीं ना कहीं भक्ति का भी चित्रण है, श्रृंगार का भी चित्रण है, नीति परकता का भी चित्रण है। तो आपको उन बातों को भी लिखने की जरूरत पड़ेगी। क्या आप दर्शाइए कि बेशक रीतिकाल की कविता चौथी विशेषता में दरबारी थी, लेकिन दरबारी होकर भी इसमें लोक चेतना की पूरी तरह उपेक्षा नहीं है। ध्यान से सुनिए, यह भी प्रश्न है। बेशक रीतिकाल की कविता दरबारी थी, जाहिर सी बात है जहाँ कविता सामंती होगी या भी जात्य मूलक कविता होगी वहाँ लोक चेतना की उपेक्षा होगी, लेकिन उसके बावजूद भी कविता लोक चेतना की उपेक्षा नहीं करती। कैसे? लोक चेतना का अर्थ जो समाज को नैतिकता का पाठ पढ़ाए। इसीलिए पांचवी विशेषता के रूप में लिख सकते हैं कि रीतिकाल की कविता में नीति परकता है, और छठी विशेषता के रूप में लिख सकते हैं कि रीतिकाल की कविता में भक्ति भी है। कैसे? बिहारी जैसे कवियों ने भी भक्ति की चर्चा की। बेशक वह भक्ति दरबारी रंग की थी। इस भक्ति के विषय में कई आचार्यों ने, जैसे आचार्य भिखारी दास ने स्पष्ट किया था कि आगे के सुकवि रिझी हैं तो कविताई, न तो राधिका गोविंद सुमिरन को बहानो है। बेशक रीतिकाल की भक्ति अन्य पुरुष शैली में लिखी गई राधा कृष्ण का नाम लेकर एक अलंकारिक भक्ति थी या श्रृंगारिक भक्ति थी, लेकिन कहीं ना कहीं इस भक्ति को जन सामान्य ने अपना लिया। और आज भी आम बोलचाल में, नदिया के पार मूवी देखे हैं आप, तो नदिया के पार का जो परिवेश है एकदम गांव गंवई का है, लौकिक समाज का परिवेश, जन चेतना का परिवेश, लोक चेतना का। उसमें जो बड़ा भाई है ओमकार, छोटा भाई चंदन, हीरो का मुख्य नाम क्या रहा होगा मूल उस पे जाने की जरूरत नहीं है। बड़ा भाई ओमकार जब विवाह के समय अपने यहाँ भोर का तारा देखने की एक परंपरा रही है, शायद आप समझते होंगे, इन बातों से जुड़े होंगे, या कोहबर की शर्त
वास्तव में नदिया के पार जो मूवी है केशव चंद्र मिश्र का एक उपन्यास रहा है कोहबर की शर्त। देखेंगे तो पूरी मूवी में यही थीम रहता है कि जब वक्त आएगा तो हम बताएंगे। तो उस शर्त में भाई दरवाजे पर लड़कियां दरवाजे को छेंक करके खड़ी हैं। आजकल जूते वगैरह चुराने की क्या क्या परंपरा है। तो उसमें दूल्हे से कहा जाता है कि पहले कुछ गा कर या कोई कविता गीत गाकर सुनाएं, कुछ पढ़ के सुनाएं तो पता चले पढ़े लिखे हैं। तो वो बिहारी का पद पढ़ता है बड़ा भाई। या अनुरागी चित्त की गति समझे नहीं कोई, ज्यों ज्यों बूढ़े श्याम रंग त्यों त्यों उज्ज्वल होए। ज्यों ज्यों बूढ़े श्याम रंग त्यों त्यों उज्ज्वल होए। कैसे कह दें कि रीतिकाल की भक्ति पूरी तरह से दरबारी थी। ठीक है, दरबारी थी, अन्य पुरुष शैली में लिखी गई। इस भक्ति का उद्देश्य सिर्फ शासकों को खुश करना था। यह भक्ति वास्तव में भक्ति नहीं थी, बल्कि भक्ति के माध्यम से श्रृंगार का चित्रण इसमें किया जा रहा था। इसलिए इसमें रंग चमत्कार है, प्रभाव चमत्कार है। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी और नागेंद्र ने यहाँ तक कह दिया कि सामाजिक प्रतिक्रिया से बचाने के लिए रीतिकालीन कवियों की भक्ति एक कवच का काम करती है। सब कुछ ठीक है, लेकिन कहीं ना कहीं ये भक्ति जन सामान्य से जुड़ गई। आज भी आप देखें तो इस भक्ति के रंग कई रूपों में दिखते हैं। चिर जीवे जोरी जुरे क्यों न स्नेह गंभीर, को घटिए वृषभानुजा वे हलधर के वीर। या फिर मेरी भव बाधा हरो राधा नागरी सोई, जातन की झाई परत श्याम हरित दुति हुई। बेशक ये भक्ति चमत्कार से भरी है, इसके गूढ़ तत्व में जाएं तो उसमें श्रृंगार है, लेकिन कहीं ना कहीं ये भक्ति लोक चेतना से जुड़ी हुई है, जन सामान्य के निकट है। इसीलिए रीतिकाल की कविता दरबारी होकर भी लोक चेतना की उपेक्षा नहीं करती। दूसरी बात कि आजकल आप लोग एथिक्स पढ़ रहे हैं, 250 नंबर का खेल है भाई साहब। अब नीति परकता को अगर आप नहीं लिख पाए या एथिक्स को, तो ये दुर्भाग्य होगा। नीति शब्द नियम से बना है, विधान से बना है, विधि से। जाहिर सी बात है कि आज भारत संविधान से चलता है, इसलिए भारत की आचार संहिता कोड ऑफ कंडक्ट संविधान में है। लेकिन जब संविधान नहीं था तो कोड ऑफ कंडक्ट नहीं था क्या? था। मध्यकालीन समाज धर्म से चालित था, धर्म ही नैतिक मूल्यों का नियामक था। यानी सभी आचार संहिता नैतिक मूल्यों का एकमात्र आधार धर्म था। समाज को धर्म से जोड़ देना ही नीति परकता है। समाज को आचरण सिखाना, लोक व्यवहार की सीख देना ही नीति परकता है। रीतिकाल के कवियों में बृंद, अगर आपने नाम सुना हो, गिरधर कवि, बैताल और स्वयं बिहारी, ये सभी नीति परक पद लिख रहे थे। समाज को मध्यम मार्ग की सीख दे रहे थे। समाज को यह सिखा रहे थे कि जीना कैसे है। सिखा रहे थे कि अपनी पहुंच विचार के कर्तव्य कीजिए दौर, तेते पांव पसारिए जेतिक लांबी सौर। ध्यान से सुनिएगा, बचपन से ये सारे पद पढ़े हुए हैं आप लोग। ये सिखा रहे थे। आज हम लोग डायलॉग देते हैं ना कि भाई बिच्छू का मंत्र जानता नहीं, चला है सांप के पिटारे में हाथ डालने। ये वास्तव में इसके जनक थे। सिखा रहे थे रस अनरस बूझे न कछु, पढ़े प्रेम की गाथ, बिच्छू मंत्र न जाने सांप पिटारे हाथ। आज हम लोग डायलॉग देते हैं ना, दुधारू गाय की लात भी भली होती है। वास्ते लिखते हैं कि दुधारू गाय जो लात खाए पुचकारिये, जो होए दुधारू धैन, बिन स्वार्थ कैसे सहे को करुए बैन, लात खाए पुचकारिये जो होए दुधारू धैन। गिरधर कवि तो लाठी जैसी चीजों पर भी समाज को सीख दे रहे थे कि लाठी में गुण होत है, सदा राखिए संग, गहिरा नदी नारा जहां तहां बचावे अंग। और बिहारी के तो कई पद ऐसे हैं जो आज भी उतने ही काम के हैं। बिहारी सिखाते हैं नर अरु नल नीर की, गति एक करी जोए, जेते वै नीचे चले त्यों त्यों ऊंचो होए। बिहारी सिखा रहे थे कनक कनक ते 100 गुनी मादकता अधिकाए, वा खाए बौराए जग या खाए बौराए। दोस्तों,
अब देखिए कितने प्रश्न यहाँ से निकल रहे हैं। आपने विशेषता लिखने के क्रम में ही बता दिया कि रीतिकाल की कविता में कवियों के 3 भेद किए गए। विशेषता लिखने में ही आपने बता दिया कि भक्ति काल के श्रृंगार और रीतिकाल के श्रृंगार में क्या अंतर है। विशेषता लिखने के क्रम में ही बता दिया कि रीतिकाल की कविता दरबारी होकर भी लोक चेतना की पूरी तरह उपेक्षा नहीं करती। और फिर एक 7वें पॉइंट को लेकर के आइए कि रीतिकाल में क्या वीरता है। हाँ है। भूषण जैसे कवि थे, जोधराज जैसे कवि थे, सूदन जैसे कवि थे। ये रीतिकाल के ही कवि थे जो जाट शासकों की प्रशंसा कर रहे थे। कई उस समय के वीर शासक थे। अगर आपने नाम सुना हो, राजा सूरजमल वगैरह का नाम सुना हो, राजा बदन सिंह का नाम सुना हो, और जिन शासकों के नाम पर भारत की अस्मिता को याद किया गया, चाहे वो छत्रसाल हों, चाहे वो शिवाजी हों, उनके रचनाकार के रूप में भूषण का नाम। तो रीतिकाल में वीरता जो थी वो राष्ट्रीय गौरव को याद करने की पहली कोशिश थी। आदिकाल में भी वीरता थी, लेकिन उसके विषय में शुक्ल जी भी मानते हैं, द्विवेदी जी भी मानते हैं कि ये वीरता स्वार्थ से प्रेरित थी, क्षेत्रीयता पर आधारित थी। लेकिन रीतिकाल की वीरता कुछ ऐसी थी कि आगे चलकर भी हम शिवाजी महोत्सव को मना रहे थे। स्वाधीनता आंदोलन की लड़ाई में शिवाजी महोत्सव अपने आप में एक बहुत बड़ी थाती के रूप में उभर करके आया। राष्ट्रीय अस्मिता को जगाने का माध्यम बनकर के शिवाजी महोत्सव आया। गणपति महोत्सव, शिवाजी महोत्सव, यदि आपने बाल गंगाधर तिलक का नाम सुना है तो किस प्रकार उन्होंने प्रयोग किया। और ऐसे शिवाजी का गुणगान यदि कर रहे हों रीतिकाल के कवि, और यह दर्शा रहे हों कि ऐसे शासकों के डर से किस प्रकार उस समय के जो आक्रांता थे, चाहे वो मुगल आक्रांता हो या बाह्य आक्रांता हो, ज़्यादातर मुगल आक्रांता ही थे उस समय, वो थर थर कांपते थे। नगन जड़ाती थी सो अब नगन जड़ाती है। दर्शाते हैं भूषण कि मुगल काल के पुरुष तो पुरुष, उस काल की महिलाएं भी ऐसे शासकों से, छत्रसाल से और शिवाजी जैसे शासकों से कांपती थी। पुरुष की तो छोड़िए, डर के मारे छुपे रहते थे। 3 बेर जो खाती थी सो 3 बेर अब खाती थी। यमक अलंकार के माध्यम से क्या उस शौर्य गाथा का परिचय दिया। कई रचनाएं लिखी गईं। छत्रसाल दशक, शिवराज भूषण, शिवा बामनी, भूषण दूषण। जाहिर सी बात है कि रीतिकाल में पहली बार राष्ट्रीय गौरव या राष्ट्रीय अस्मिता या जातीय अस्मिता को पहचानने की कोशिश की गई। जिस प्रकार डॉक्टर रामविलास शर्मा भक्ति काल के कवियों में तुलसी पर लिखते हैं कि तुलसी जातीय अस्मिता और जातीय चेतना के कवि थे, रीतिकाल में वो चेतना दिखाई पड़ी। राष्ट्र गौरव का बोध आया, आक्रांताओं को खदेड़ने का बोध आया यहाँ। और इसीलिए आप फिर कह सकते हैं कि रीतिकाल पूरी तरह से दरबारी नहीं है, कहीं ना कहीं इसमें लोक चेतना है, कहीं ना कहीं इसमें समाज की परवाह है। तो दोस्तों, जब विशेषता लिखते हैं तो एक तरफ भावगत विशेषता लिखिए और फिर शिल्पगत विशेषता लिखिए। शिल्पगत विशेषता में याद रखिए कम से कम 5 चीजों की चर्चा कीजिए। भाषा, शैली, शब्द, रस, अलंकार, छंद, क्या इसमें लाक्षणिकता है, क्या इसमें नाद सौंदर्य या ध्वन्यात्मकता है, क्या ये प्रबंध कविता थी या मुक्तक थी। रीतिकाल जाहिर सी बात है कि दरबारी परिवेश का काल रहा है। भाषा के तौर पर रीतिकाल में तो ब्रजभाषा ही थी, लेकिन यह ब्रजभाषा अभिजात्य मूलक थी। केशवदास लिख पढ़ते हैं कि भाषा बोले न जानई जेहि कुल के दास,
भाषा कवि भो मंदमती तेहि कुल केशवदास। भाषा यानी लोक बोली, कि मेरा जन्म उस कुल में हुआ है जहाँ दास, या यूं समझें कि अनपढ़ लोग, मंदमती लोग लोक बोली बोलते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ पढ़े लिखे लोग अभिजात्य मूलक अलंकारिक भाषा का प्रयोग करते हैं। इसलिए केशव फिर लिखते हैं कि हमारी भाषा कैसी है, अलंकारिक है। इसलिए उन्होंने लिखा कि भूषण बिनु न बिराजई कविता बनिता मीत। तो पहली बात कि रीतिकाल की जो भाषा है वह ब्रज भाषा है, लेकिन वह सामान्य नहीं है बल्कि अभिजात्य मूलक है, विशिष्ट शैली की भाषा है। दूसरी बात कि यहाँ प्रबंध की रचना नहीं की गई बल्कि मुक्तक शैली आई। क्यों? रीतिकाल का दरबारी परिवेश था, शासकों सामंतों को सिर्फ मनोरंजन की आवश्यकता थी। उस मनोरंजन के लिए इन्हें प्रबंधात्मक रचना की जरूरत नहीं थी, रामचरितमानस जैसी श्रेष्ठ लोक मंगलकारी रचना की जरूरत नहीं थी। ये तो दो पंक्तियों के छोटे छंदों से खुश होने वाले थे। अब यहाँ भी एक प्रश्न उठता है कि बिहारी की कविता में कल्पना की समाहार शक्ति और भाषा की सामासिक पद्धति, देखन में छोटे लागे घाव करे गंभीर, गागर में सागर शैली, ये वास्तव में छोटे छोटे पदों के माध्यम से, मुक्तकों के माध्यम से अपने शासकों सामंतों का मनोरंजन कर रहे थे। करेक्ट? इसीलिए इनकी कविता प्रबंधात्मक न होकर मुक्तक रही है। जाहिर सी बात है कि इन्होंने जिन शब्दों का प्रयोग किया उन शब्दों में कहीं ना कहीं लाक्षणिकता भी है, उन शब्दों में कहीं ना कहीं व्यंजनामूलक शक्ति भी है। ये अभिधात्मक कविता नहीं लिख रहे थे, कविता का गूढ़ अर्थ था। क्यों? आम आदमी न समझ पाए, सिर्फ राजन्य वर्ग समझे, पंडित वर्ग समझे। इसलिए रीतिकाल की कविता सीमित जनाधार की कविता थी, और यही वजह है कि कविता के जो शब्द थे वो अलंकारिक थे, कविता के जो शब्द थे वो गूढ़ थे। उनको समझने की, तभी तो भिखारी दास ने लिखा कि आगे के सुकवि रीझिए तो कविताई न तो राधिका गोविंद सुमिरन को बहानो है। मेरी कविता को या रीतिकालीन कवियों की कविता को रीतिवादी मानसिकता वाले ही समझ सकते हैं। करेक्ट है? रस, जाहिर सी बात है कि श्रृंगार रस की प्रधानता थी, अलंकारों से कविता सजी संवरी थी। शुक्ल जी के कई डायलॉग हैं, आचार्य द्विवेदी के कई डायलॉग हैं। सूरदास जी जब वक्रोक्ति का प्रयोग करते हैं तो शुक्ल जी ने लिखा कि उनकी जो वक्रोक्ति है या वचन वक्रता है वो भाव प्रेरित है, लेकिन केशव और बिहारी की वक्रोक्ति को बुद्धि प्रेरित कहते हैं शुक्ल जी। बुद्धि यानी इन्होंने प्रयास के साथ, अभिव्यक्ति कौशल के साथ, प्रदर्शन प्रियता के साथ अलंकारों का जबरदस्ती प्रयोग किया था। इसलिए ये अलंकार से सजे संवरे कवि थे, इनके पास एकमात्र हथियार था अलंकार। इसलिए रीतिकालीन कविता के विषय में कहा भी गया कि रीति का अर्थ ही है जो कविता सामान्य शब्दों की जगह अलंकारिक शब्दों से युक्त हो। वामन भी लिखते हैं, आचार्य वामन, रीतिरात्मा काव्यस्य और विशिष्ट पद रचना रीति, सामान्य पद नहीं विशिष्ट। सर गंगानाथ झा हों या कॉलरिज हों, कॉलरिज ने लिखा द बेस्ट वर्ड्स इन द बेस्ट ऑर्डर, यही रीति है। गंगानाथ झा ने लिखा व्हाट इज डिक्शन, तो गंगानाथ झा लिखते हैं डिक्शन इज सोल ऑफ पोएट्री विच कंस्टिट्यूट्स द स्टाइल। और ये क्या है? पर्टिकुलरली अरेंजमेंट ऑफ द बेस्ट वर्ड्स। अब ये बेस्ट वर्ड्स सबको समझ में नहीं आ सकते थे, यानी अलंकारिक शब्द, चमत्कारी शब्द। इसलिए शुक्ल जी लिखते हैं कि बिहारी जैसे कवि हाथी दांत के छोटे टुकड़े पर महीन बेल बूटे, उस पर मान लो उससे पच्चीकारी मीनाकारी कर रहे थे। छंद, जाहिर सी बात है दोस्तों, रीतिकालीन कवियों का सबसे प्रिय छंद दोहा छंद था। और तब एक डायलॉग आया कि रीतिकाल के जो कवि थे वास्तव में ज़्यादातर हिंदू कवि थे, किंतु इन्होंने मुगल दरबारों को देखा था। मुगल दरबारों में शेरो शायरी का प्रभाव था
और रीतिकाल के जितने भी शासक सामंत थे कभी मुगल दरबारों के दरबारी थे। ऐसे में रीतिकाल की कविता दोहरी दरबारी मानसिकता की कविता, क्योंकि रीतिकाल के जो कवि थे वो दरबारियों के दरबारी थे। कैसे? रीतिकाल के जितने शासक सामंत थे कभी मुगल दरबारों में रहते थे। उन्होंने मुगल दरबारों में देखा था उर्दू में 2 पंक्ति के, यानी मक्ता सुने होंगे, मतला सुने होंगे, 2 पंक्ति को मिसरा कहते हैं, पहली दूसरी पंक्ति मिला दें, 2 पंक्ति को मिला के शेर कहते हैं। उन्होंने देखा था कि मुगल दरबारों में शेरो शायरी या 2 पंक्तियों के शेरों के माध्यम से किस प्रकार श्रृंगारिक अश्लील कविताएं या शेरो शायरी लिखी जा रही है। अब जब ये स्वतंत्र होकर के औरंगजेब वगैरह की मृत्यु के बाद उत्तरवर्ती मुगल सत्ता आई, तो रीतिकाल के जो शासक थे, मनसबदार थे पहले, इन्होंने अपने को स्वतंत्र करके जब इन्होंने दरबार बनाया तो इसी परंपरा की शुरुआत की। तो रीतिकाल के कवियों ने उर्दू के शेरों की तरह ही हिंदी में दोहा छंद का प्रयोग किया और इस प्रकार की कविताएं लिखी गईं। कैसी कविताएं लिखी गईं? अंग अंग छवि की लपट उपटत जाती अच्छे, खरी पातरी उसी लगे भरी भरी सी दे, या तंत्री नाद कवि तरस सरस राग रति रंग, या बिन चाभे रस ना मिले आम कामिनी ऊख, है ना, देखे से मन ना भरे मिटे न मन को भूख। अब ऐसी कविताएं उर्दू के शेरों की तरह दोहा छंद में, तो आप लिखिए दोहा छंद है। कविता अप्रस्तुत विधानों से सजी संवरी है, इसलिए कहीं लाक्षणिकता है, कहीं ध्वन्यात्मकता है, कहीं नाद सौंदर्य। जब इतनी बात लिखेंगे तो रीतिकाल की विशेषता निर्धारित होगी। बीपीएससी वाले आप लोग रोते रहते हो बार बार, इतने शब्द कहाँ से लाएं? दिमाग से लाएं। दिमाग कहाँ से लाएं? मेहनत से लाएं। अरे दिमाग किसी की बपौती है भाई साहब, और बिना मेहनत के सेलेक्ट नहीं हो सकते। मेहनत का कोई विकल्प नहीं। आजकल लोग YouTube पर अभ्यर्थियों को सिखाते हैं तुक्का कैसे मारें। माफ़ी चाहता हूँ, मैं किसी की निंदा नहीं कर रहा हूँ। आजकल लोग सिखाते हैं कि कैसे विकल्पों का चयन करें। अरे यूपीएससी, बीपीएससी या यूपीपीसीएस जैसे आयोग आपको अपनी सारी रणनीति बताएंगे क्या? तो मेरी ओर से भाई साहब एक ही सुझाव है कि चुपचाप मेहनत कीजिए, तुक्काबाजी नहीं, बेमतलब के चोंचलेबाजी नहीं। मेहनत करेंगे, शब्द आएंगे, पंक्ति आएगी, बोलने का अभ्यास होगा, लिखने का अभ्यास, और करत करत अभ्यास के जड़मती होत सुजान। अपने यहाँ कालिदास लकड़हारा थे, जिस डाल पर बैठते थे उसे ही काटते थे। और जब उस कालिदास ने इस प्रकार प्रकांड मूर्धन्य विद्वता को हासिल की, तो क्या आप कलेक्टर नहीं बन सकते, एसडीएम नहीं बन सकते? बस मेहनत, चोंचलेबाजी नहीं, दिखावा नहीं, खूब मेहनत कीजिए। कई अच्छे शिक्षक हैं, उनको पढ़िए। शिक्षक से कहिए क्लास पढ़ाइए कैसे लिखना है। ये तुक्का मारने की कला मत सिखाइए प्लीज। तुक्का नहीं, तुक्का से कोई एसडीएम और डीएम नहीं बन सकता। चिकनी चुपड़ी बातों से सब चीज खरीद करके, रिजल्ट खरीद करके आप बाजारवाद पर तो अपने आप को काबिज कर सकते हैं। संचार माध्यमों के द्वारा अपने आप को विश्व गुरु तो साबित करा सकते हैं, लेकिन वास्तव में आप में दम नहीं है कि ढंग से पढ़ा करके किसी को सेलेक्ट करा दें। तस्वीरें खरीदने से नहीं होगा। और आप बिकिए मत प्लीज, हाथ जोड़ के माफी चाहता हूं, मत बिकिए। आपके छोटे भाई बहनों का रास्ता मत खराब कीजिए। पैसे लेकर के आप झूठ बोलते हैं कि मैं इनके यहाँ पढ़ा था। इसीलिए दोस्तों, कभी आप मेरे मुंह से नहीं सुने होंगे कि इसको सेलेक्ट कराया उसको, जबकि कोई वर्ष ऐसा नहीं गया, चाहे वो पीसीएस हो या आईएएस हो, जब अपने यहाँ से सिलेक्शन नहीं हो। ये तो आप लोग धीरे धीरे जुड़ रहे हों, या जितने लोग मुझे जानते हों, तो आप बताएं आपके साथ पढ़े हुए लोग सेलेक्ट हुए हैं कि नहीं।
आप मत बिकिए। क्या बाजारवादी वस्तु हैं? मेहनत आप अपने घर पे करते हैं और हम जैसे लोगों को अपनी तस्वीर बेचते हैं। इससे पीढ़ियां बर्बाद होंगी, नस्लें बर्बाद होंगी। वो सीधे साधे बच्चे आपके झूठ बोलने पर उन संस्थाओं में उन शिक्षकों के पास चले जाते हैं और बेचारे उधर से साल 2 साल बाद लूट पीट के निकलते हैं। आपको बद्दुआएं लगेंगी, तो बद्दुआओं से बचिए, खुद सफल होइए मेहनत से, आने वाली पीढ़ी को रास्ता भी दिखाइए। ये तब संभव है जब करत करत अभ्यास के जड़मती होत सुजान। कालिदास का उदाहरण बहुत बड़ा उदाहरण है और ऐसे समाज में न जाने कितने ज्वलंत उदाहरण हैं। उनका प्रयोग कीजिए, उनको एक तरीके से अपना मार्गदर्शक बनाइए और खूब मेहनत कीजिए। तो बीपीएससी वाले भी रोना नहीं रोएंगे कि कहाँ से इतनी पंक्ति लाएं, कहाँ से इतने शब्द लाएं, 50 नंबर के लिए कैसे तैयार करें। अब आईएएस वाले इसको छोटा कर दीजिए तो 10 नंबर 15 नंबर, पीसीएस वाले इसको 30-40 नंबर का बना लें, यूपी पीसीएस वाले, और बीपीएससी वाले 50 नंबर। इतनी तो बातें, 4-4 लाइन भी ढंग से लिख देंगे तो हो गया तैयार। ठीक है, अब आइए हम लोग देखते हैं कि रीतिकालीन कविता के आस्वादन के क्या प्रतिमान हो सकते हैं। रीतिकाल की कविता में अगर इतनी चीजें रही हैं तो इनको जान लेने से ही रीतिकाल की कविता समझेंगे। नायिका भेद किसे कहते हैं जानना पड़ेगा। रस का क्या मतलब है, रीति निरूपण किसे कहते हैं, आचार्यत्व का क्या मतलब होता है, छंदों को जानना पड़ेगा, अलंकारों की समझ चाहिए। अरे हाँ या ना, नाद सौंदर्य की समझ चाहिए। काव्य गुण किसे कहते हैं, काव्य हेतु प्रयोजन किसे कहते हैं, यानी इन शॉर्ट जिसे काव्य शास्त्र की समझ होगी वही रीतिकाल की कविता को समझ सकता है। बोलिए, रीतिकाल की कविता काव्य शास्त्रीय है। कैसी है? रीतिकाल की कविता काव्य शास्त्रीय है। कबीर जैसे कवियों की कविता अनगढ़ थी, लेकिन रीतिकालीन कवियों की कविता काव्य शास्त्रीय है। इसलिए किसी को कठिन काव्य का प्रेत कहा गया, किसी को चमत्कारवादी कवि कहा गया। अरे हाँ या ना? तो इनको आइए एक एक मुद्दे को अब समझने की कोशिश करें।